हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगले साल यानी कि 2023 में मैं स्टॉक मार्केट से 1 करोड़ रुपए कैसे कमाने वाला हूं। मैं पूरा प्लान डिस्क्लोज करूंगा, आपको समझने में मदद होगी कि मैं कितना पैसा लगाने वाला हूं, मेरी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और दुनिया भर की बातें। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हो या बिजनेस से पैसा कमाते हो या किसी भी फॉर्म में पैसा कमाते हो तो आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा और टैक्स ऑप्टिमाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टैक्स बडी की सर्विस यूज करें। मैं भी अपनी टैक्स फाइलिंग टैक्स बडी के थ्रू करता हूं, काफी अच्छी सर्विस है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक चेक करेंगे तो आपको एक डिस्काउंट कोड भी मिलेगा। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अपना ओवरव्यू समझाता हूं प्लान का कि मैं एग्जैक्टली करने क्या वाला हूं और मेरे प्लान के 3 मुख्य हिस्से हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे स्टॉक मार्केट से 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो सवाल यह आता है कि मैं कितनी कैपिटल लगाऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं लगाने वाला हूं करीब करीब 8 से 10 करोड़ रुपए। अब नेचुरल सवाल आता है कि यार अक्षत, आप तो इतने ज़्यादा पैसे की बात कर रहे हो, हमारे लिए रेलिवेंट कैसे है और आपने ये पैसे कैसे कमाए। तो बहुत क्विक स्टोरी है कि मैं 19 साल की उम्र से दो नौकरियां करता हूं। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस बनाए हुए हैं, मैं अच्छे बिजनेस स्कूल से पढ़ा भी हूं, मैंने इंडिया के बाहर नौकरी भी करी है, मैंने स्टॉक इन्वेस्टिंग काफ़ी टाइम से करता आया हूं। तो अब जाके जो मैं कैपिटल लगाने के लिए तैयार हूं वो करीब करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास आता है। तो ये मेरा कैपिटल अमाउंट हो गया। अब इसको लेके आप फोमो पैदा मत करना। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अब तो यार इतने बड़े बड़े पैसे की बात हो रही है तो मेरे लिए रेलेवेंट क्या है। अब ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ये मान लीजिए 5 लाख रुपए भी हो सकता है, ये 10 लाख रुपए भी हो सकता है और हो सकता है 1 करोड़ रुपए भी हो। तो कुछ भी अमाउंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी स्ट्रैटेजी समझिएगा। अगर वो रेलेवेंट है तो आप उसको कॉपी करने की कोशिश करिएगा और आपकी भी कैपिटल धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आप इस कैपिटल पे कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न कमाना चाहते हो। तो ओके, अगर मैं आपको यहां पे जवाब दूं तो इसका आंसर आता है 15 से 20%। ये मेरा टारगेट रिटर्न अमाउंट होता है हर साल का। अब ये बोलोगे कि यार ये तो इंप्रेसिव है ही नहीं, मैं तो दूसरे यूट्यूबर्स को देखता हूँ वो तो बोलते हैं 40%, 50%, 70%। ओके, तो यहाँ पे रहा वॉरेन बफेट जी का इन्वेस्टमेंट रिटर्न साल दर साल, और पिछले 10 साल का डेटा देखते हैं एंड फिर बात करेंगे कि ये रिटर्न 15 से 20% हमारे लिए सेंसिबल है भी या नहीं। तो अगर आप मिस्टर वॉरेन बफेट का, जो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है, प्रोबेबली दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर होंगे, उनका अगर आप मार्केट रिटर्न, यूएस के मार्केट में वो अधिकतर पैसा लगाते हैं, वहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2022 में उनका रिटर्न चल रहा है -18%, क्योंकि पूरे इंडेक्स का रिटर्न ही कम है, -18%। लास्ट ईयर उन्होंने 24% पॉजिटिव बनाए थे, मार्केट ने 25% दिया था। फिर उन्होंने 19% का रिटर्न जनरेट करा था 2020 में, मार्केट ने 21% का दिया था। तो अगर आप ये पूरा चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मिस्टर वॉरेन बफेट जो होते हैं वो करीब करीब इंडेक्स के हिसाब से ही रिटर्न कमाते हैं। और यहाँ पे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि भाई साहब हम तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं, हमारा तो 80% रिटर्न बनता है कि ये रही हमारी बैलेंस शीट, ये हमारा P&L स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। इतना पैसा हो सकता है आप 1 महीना बना लो, 2 महीना बना लो, लेकिन आपको हर बार उतने पैसे की रिस्क लेनी पड़ेगी और आपका नेट रिटर्न अच्छा नहीं बनेगा। आजकल बहुत फॉर्जरी चल रही है और उसमें जो चाहे रिटर्न आपको दिखा सकता हूं। तो कृपया करके इस चीज पे विश्वास मत करना कि कोई इन्वेस्टर लगातार 40%, 50%, 60% रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमा सकता है। वो नहीं कमा सकते। लेकिन हम रिटेल निवेशक यानी खुदरा निवेशक यानी छोटा निवेशक जो होता है, उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है जो मिस्टर बफेट के पास भी नहीं है। वो क्या है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। तो एग्जांपल ये है कि अगर आप मिस्टर वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो खोल के देखोगे और एनालाइज करोगे कि उनने कितना पैसा किस स्टॉक में लगा रखा है, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका टाइप के स्टॉक में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है। सिमिलरली उन्होंने एप्पल में करीब करीब $900 मिलियन इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि मान लीजिए कल को अगर मिस्टर वॉरेन बफेट को लगता है कि यार बैंक ऑफ अमेरिका इतना अच्छा स्टॉक नहीं है, मुझे निकल जाना चाहिए, उन्होंने अगर बेचना शुरू करा इस स्टॉक को, तो हो सकता है वो $100 मिलियन के स्टॉक बेच पाएं और मान लो कि $100 उसकी प्राइस थी, तो जो उनका बाकी का फंसा हुआ पैसा है $900 मिलियन, क्योंकि $900 मिलियन प्लस $100 मिलियन इज इक्वल टू $1 बिलियन। तो आपको क्या लगता है कि वो अपना बाकी का $900 मिलियन का बैंक ऑफ अमेरिका का स्टॉक $100 पर यूनिट पे बेच पाएंगे? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं बेच सकते ये बाकी के $900 मिलियन स्टॉक्स $100 के हिसाब से। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट में हवा चलेगी कि यार देखो मिस्टर वॉरेन बफेट जो है वो अपने बैंक ऑफ अमेरिका के स्टॉक बेचना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो क्या करेंगे? बाकी सब छोटे निवेशक भी बेचने लग जाएंगे। मार्केट में हवा उड़ जाएगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है बैंक ऑफ अमेरिका के स्टॉक में। तो इसलिए $100 से ये डेफिनेटली
90 पे भी नहीं गिरेगा, एकदम से गिर जाएगा $80 पे या $70 पे। तो ये बाकी का जो फंसा हुआ $900 मिलियन है, ये मिस्टर वॉरेन बफेट को बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड उनका बहुत सारा लॉस हो जाएगा। लेकिन हम और आप अगर हमने मान लीजिए किसी HDFC बैंक में पैसा लगाया है या कोटक बैंक में पैसा लगाया है, तो हमारा कितना पैसा लगा होगा? अगर हमारे पास बहुत पैसा भी है तो भी हम 2-4 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं लगाएंगे किसी भी स्टॉक पे। तो जो छोटा निवेशक होता है वो किसी भी स्टॉक से बहुत आराम से निकल सकता है और वो अपनी 2 करोड़ या 4 करोड़ की पोजीशन को किसी भी स्टॉक में बहुत आराम से एक ठीक ठाक रेट पे बेच सकता है। लेकिन जब वॉरेन बफेट जी जैसे इन्वेस्टर या कोई भी बड़ा निवेशक अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करने की कोशिश करता है तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए मिस्टर वॉरेन बफेट से ज्यादा रिटर्न कमाना रिटेल निवेशक के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आप आराम से 15-20% एज ए रिटेल निवेशक रिटर्न कमा सकते हो। तो ये हो गया पहला मुद्दा। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ऐसे कैसे कि रिटेल निवेशक 15-20% भी कैसे कमा लेगा, 5% भी नहीं कमा पाते वगैरह वगैरह। आपने कभी कमाया 15-20%? हाँ, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग करी थी। अभी मेरा अनरियलाइज्ड गेन 7-7.25% के आसपास है। अनरियलाइज का मतलब कि मैंने प्रॉफिट बुक नहीं करे हैं और इसके अलावा मैं 5 या 6% के प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। और ये हालत है पिछले 1 साल में, जिसमें मैंने मात्र इंडेक्स फंड के थ्रू 13 या 14% पैसा कमाया है। तो 15 से 20% पैसा कमाना एक अच्छी मार्केट में बहुत आसान काम है। तो अब नेचुरल सवाल आता है कि अच्छा चलो मान लेते हैं कि रिटर्न कमाना आसान है, अब बताओ कि अगले साल आप रिटर्न कैसे कमाने वाले हो। तो मैं इस चर्चा को 2-3 भागों में बांटता हूं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि मार्केट के फंडामेंटल समझने बहुत जरूरी हैं कि मार्केट नेट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव का मतलब हुआ कि मान लीजिए अभी निफ्टी 18,000 के आसपास चल रहा है, तो अगले साल तक क्या ये निफ्टी 18,000 के आसपास ही रहेगा या कि छलांग मार देगा 21-22 पे पहुंच जाएगा या कि गिर जाएगा 14-15 पे पहुंच जाएगा? आपको एक पर्सपेक्टिव होना जरूरी है और इसके लिए आपको थोड़े फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो आपको ये समझनी पड़ेगी, जो अभी करंट डाउनफॉल आया था मार्केट में, जो नवंबर 2021 से शुरू हुआ, वो किस रीजन की वजह से आया था? वो इन्फ्लेशन की वजह से आया था, क्योंकि यूएस में आपने देखा होगा कि यार इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन्फ्लेशन बढ़ना यानी महंगाई बढ़ना। यूएस में वो इन्फ्लेशन रेट करीब करीब 9% के आसपास पहुंच गया था। भारत में डीजल पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। यूके में इन्फ्लेशन 10, 10.5, 11% तक पहुंच गया था। तो काफ़ी त्राही त्राही मच गई थी बढ़ती कीमतों को लेके। अब इन्फ्लेशन की वजह से हुआ क्या कि जो पॉलिटिशियंस थे उनकी थोड़ी सिरदर्दी बढ़ गई। उनकी जिस सीट पे वो बैठ रहे थे उसमें आग लग गई, तो थोड़े से एक्टिव हो गए वो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लोग जो होते हैं अगर कीमतें बढ़ जाएं तो थोड़े से घबरा जाते हैं या वहाँ हल्ला मचाने लगती है, यार आपने प्याज टमाटर की कीमतें बढ़ा दी, आपको इकोनॉमी चलानी नहीं आती, आपने पेट्रोल का ये कर दिया वो कर दिया, आपने बिल्कुल INR को डिब्बा बना दिया वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? पॉलिटिशियंस कंट्रोल करते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ कि किस दर पे लोन दिया जाता है। जैसे आपने खुद ऑब्जर्व करा होगा कि अगर आप 2020 के आसपास HDFC बैंक में पैसा डालने जाओगे तो आपको FD इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 4.5-5%, लेकिन अभी वो रेट बढ़ के हो गया है 6-6.5%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो आप क्या करोगे? आप जाके अपना पैसा जमा करा दोगे बैंक में। आप बोलोगे कि यार मैं नहीं कर रहा खर्च वर्च, मेरा पैसा रख लो, मुझे अपना ROI बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, जो FD रेट्स हैं बहुत मस्त हैं, मैं तो FD पे जीऊंगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से होता क्या है? सिंपल सी बात है कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई का दर है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो इकोनॉमी में आग लगी हुई थी, त्राही त्राही मची हुई थी, ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी इन्फ्लेशन से, कि भाई महंगाई बढ़ रही है, ये पेट्रोल टमाटर ये वो, तो उसकी वजह से लोगों में त्राही त्राही मच गई थी। तो पॉलिटिशियंस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू करे और अब क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है। तो मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं जिससे ये पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस का इन्फ्लेशन रेट एक पॉइंट पे 9.06 पहुंच गया था जून में, और तब से ये नीचे जाता गया और अभी पहुंच चुका है 7.75 पे। यूजुअली जब इन्फ्लेशन पीक हो जाता है, पीक हो जाने का मतलब कि अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ 9.05% पे, उसके बाद जब गिरना शुरू हो जाता है तो एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। तो इसके बाद होता क्या है? इसके बाद होता है इंटरेस्ट रेट कट, यानी कि इंटरेस्ट रेट को कम करा जाता है विथ टाइम। और जब भी इंटरेस्ट रेट घटाए जाते हैं तब इकोनॉमी में क्या होता है? आप FD जाके कराओगे नहीं, आप FD से पैसा विड्रॉ करोगे, क्योंकि आप बोलोगे यार अभी तो मेरे को 6% मिल रहे थे, अब 4.5 कर दिए, ये क्या बात हुई, मैं तो अपना पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप विड्रॉ करके करोगे क्या? आप कहीं ना कहीं लगाओगे। तो उससे क्या होगा? उससे इकोनॉमिक इंजन ज्यादा तेज चलने लगेगा और स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। कि आप यूएस का फेड इंटरेस्ट रेट देखो तो आपको पता चलेगा कि ये करीब करीब 4% के आसपास पीक कर गया है, बिकॉज इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो गया है, इसलिए
अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट भी अब नीचे लाया जाएगा, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट को नीचे ले जाया जाएगा स्टॉक मार्केट भागना शुरू कर देगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं काफी सारे मैक्रो रिलेटेड वीडियोस बताता हूं। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ जाओगे तो आपके लिए पैसे बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो लाइक बटन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना। अब एक और मुद्दा मार्केट का जो क्लैरिफाई हो गया है पिछले कुछ टाइम में, कि पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी 2021 के आसपास कि यार मार्केट जो है ना वो बहुत रिच वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। रिच वैल्यूएशन मतलब कि यार बहुत ज़्यादा स्पीड से स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ गया है, अब तो गिरना ही गिरना है। और ऐसा ही कुछ हुआ भी कुछ हद तक। तो मैं आपको फटाफट चार्ट पे ले चलता हूं और ये स्टोरी एक्सप्लेन करता हूं। तो मार्केट अभी हाल फिलहाल यहाँ पे पहुंच चुका है 15-16 नवंबर को, और आप देख सकते हो कि ऐसा ही कुछ लेवल एग्जिस्ट करा था 18 अक्टूबर 2021 के आसपास। तो करीब करीब 13 महीने हो गए हैं और मार्केट ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में टाइम करेक्शन हो चुकी है। तो टाइम करेक्शन का मतलब कि एक साल तक मार्केट में कुछ भी रिटर्न नहीं आया है। तो कहानी क्या होती है कि रिच वैल्यूएशंस थे स्टॉक्स के, बिल्कुल थे, लेकिन अब एक साल बीत गया है तो ऐसा तो नहीं है ना कि रिच वैल्यूएशन हमेशा ही रिच रहेंगे। अब लोग अपनी अपनी मैथ बढ़ाते हैं कि इतना वैल्यूएशन होना चाहिए, उतना वैल्यूएशन होना चाहिए, ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ जो आपको चार्ट पे दिख रही है बहुत सिंपल सी दिख रही है कि ये लेवल जो एग्जिस्ट करा था वहीं पे आज भी मार्केट है। एक साल तक मार्केट ने डांस करा यहाँ वहाँ, इसको साइडवेज मूवमेंट बोलते हैं, और वापस पहुंच गया पॉइंट बी पे। एक साल का टाइम करेक्शन हो चुका है। तो इस पॉइंट पे मार्केट ओवर वैल्यूड या ओवर रिच स्टेट पे नहीं है। अब तीसरा और फाइनल पॉइंट मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा टेक्निकल वैल्यूएशन से। तो मैं आपको बताता हूं। तो ये आप ट्रेंड देख सकते हो, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन और इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन। आप देखोगे कि मार्केट ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार इस रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करा और फाइनली इसने थोड़ी सी ब्रेकआउट दी। अब ये हो बिल्कुल सकता है कि वापस मार्केट यहीं पे आ जाए, फिर थोड़ी देर यहाँ वहाँ डांस करे और फिर ऊपर निकल जाए, लेकिन अब हम उस डिसाइसिव ब्रेकआउट के बहुत बहुत नजदीक हैं। अब एक बार अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दी, मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया तो वो एक नई हाई बनाएगा। मैंने एक वीडियो शूट करा था कुछ दिन पहले, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि निफ्टी का लेवल करीब करीब यहाँ पे होगा 21,500 के आसपास निफ्टी पहुंचेगा अगले साल। अब मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसा गारंटीड नहीं है कि मैं सही हूं, लेकिन मुझे जो लगता है मैं आपको टेक्निकली स्टोरी फटाफट बता देता हूं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डांस अराउंड करेगा, ऐसे वैसे जाएगा एंड फाइनली ये अपनी चढ़ाई पूरी करेगा इस रेंज पे। तो एक बहुत अच्छी रेंज बन जाएगी। ये जो आप रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हो ये काम करने लगेगी सपोर्ट के, और हम बढ़ चलेंगे 21,500 लेवल की तरफ, क्योंकि आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो निफ्टी की, निफ्टी ने हमेशा अपनी पुरानी पीक को काटा है। अब समय आ चुका है कि वो अपनी पुरानी पीक जो बनी थी ये वाली, उससे वो ब्रेकआउट दे। अब ये ब्रेकआउट हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए, हो सकता है 2 हफ्ते बाद आए, हो सकता है 3 महीने बाद आए, लेकिन हम इस ब्रेकआउट आने के बहुत नजदीक हैं। ऐसा क्यों? इसको आप पिछले 2 पॉइंट से एग्रीगेट करके देखें कि इन्फ्लेशन नीचे आने लग गया दुनिया में, इंटरेस्ट रेट कट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, अगले कुछ महीनों में होगा, ये एकदम से इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन उसकी संभावना बहुत बढ़ चुकी है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस वगैरह वगैरह की बातें हैं, वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं, वो पूरी तरीके से फैक्टर्ड इन है मार्केट को लेके। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मार्केट अब अपनी नई हाई बनाने को रेडी हो चुका है। तो अब मैं डिस्कस करता हूं फाइनल पार्ट कि मैं अगले साल मार्केट से एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए कैसे कमाने वाला हूं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करने वाला हूं उसको मैं बोलता हूं चैनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो चैनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो इसमें मुझे लेवल पता है कि 18,500 से लेके 21,500 के बीच में निफ्टी ट्रेड करेगा। तो इस स्ट्रैटेजी में मैं बहुत ही सिंपल सी चीज करने वाला हूं कि मार्केट जब नीचे गिरेगा तो मैं इस जोन में खरीद लूंगा, और जब मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो मेरा सेलिंग जोन ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कैपिटल को रोटेट करते हुए और इस चैनल को ट्रेड करते हुए काफी पैसा रोटेट करके कमा सकता हूं। दूसरी स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी जिसको मैं बोलता हूं कोर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। तो कोर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में मैं क्या करने वाला हूं कि कुछ स्टॉक्स जिन पे मुझे बहुत भरोसा है उनको मैंने ऑलरेडी एग्रीगेट करना शुरू कर दिया था और काफी टाइम से एग्रीगेट कर रहा था, उनको मैं जाके बेचूंगा 21,500 पे। अब इन दोनों स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए अगर मेरा 15 से 20% रिटर्न बन जाता है 10 करोड़ की कैपिटल पे, तो मेरा 2 करोड़ का प्रॉफिट डेफिनेटली बनेगा। और मैं क्या रिस्क ले रहा हूं इस पूरे गेम में? मेरी सिंपल सी रिस्क ये है कि मैं 21,500 पे निफ्टी को एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
अगर निफ्टी 21,500 के आसपास ट्रेड करने लग जाता है अगले साल, तो मेरा रिटर्न जो भी मैं इस पॉइंट से खरीद रहा हूं उस पे करीब करीब 20% बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा और मैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो पे मिलता हूं।